प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर प्रसाद तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जैन। आज क्लास 11th एकादश की जीव विज्ञान का तीसरी यूनिट, जो कि तीसरी यूनिट आपकी है कोशिका की संरचना और कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। तो ये चैप्टर का, उस यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरी साइटोलॉजी है। एक यूनिट, तीसरी यूनिट जो है आपकी साइटोलॉजी है, काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये पहला वीडियो है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, यहाँ ये चैप्टर का नाम है। देखिए, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, ऐसा सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कहा था। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की इकाई है, कोशिका जीवन की इकाई के रूप में है। प्रत्येक जीवधारी जितने भी हैं ऑर्गेनिज्म, सभी का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे ये मकान है बना हुआ, उसकी यूनिट क्या है? ईंट है। ईंट, बहुत ढेर सारी ईंट जुड़ी तब बना। उसी तरीके से ये बात ध्यान में रहे कि कोशिका ही मिल करके कोशिकाएं जीव का शरीर बनाती हैं। बहुत ढेर सारे जीव ऐसे हैं जो एक कोशिकी होते हैं, उनमें एक कोशिका के अंदर ही जीवन की प्रक्रियाएं चलती हैं। परिभाषाएं कोशिका की समय समय पर बहुत ढेर सारी दी गई। कोशिका जीव द्रव्य से घिरा हुआ एक पिंड है, जिसके मध्य में एक न्यूक्लियस होता है। कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका सेल वॉल से घिरी हुई रचना होती है जो विभाजित होती है। और ढेर सारी परिभाषाएं दी गई, परंतु ये जो परिभाषाएं दी गई वैज्ञानिकों के द्वारा, ये वास्तव में मान्य नहीं थी। सबसे पहले साइंटिस्ट एक है लुई एंड सिकविट्ज। लुई, ध्यान देंगे, LOEWY, लुई एंड दूसरे साइंटिस्ट जो है सिकविट्ज, SICKEWITZ। इन्होंने सबसे पहले कोशिका को सही परिभाषा दी, जो लगभग ये परिभाषा सभी साइंटिस्टों के द्वारा मान्य है। इन्होंने क्या कहा? सेल इज ए यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी सराउंडेड बाय ए परमिएबल मेम्ब्रेन एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन इन ए मीडियम फ्री ऑफ अदर लिविंग सिस्टम। मतलब कहने का है, सेल इज ए यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी सराउंडेड बाय ए परमिएबल मेम्ब्रेन। एक अर्धपारगम्य में झिल्ली से घिरी हुई, उसका क्या है? एक अर्धपारगम्य में से घिरी हुई संरचना है, जिसके अंदर जो जैविक क्रियाएं चलती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी चलती हैं, इसके अंदर चलती हैं। और वह एक, कह लीजिए, स्वतंत्र माध्यम में क्या कर सकती है? प्रजनन कर सकती है, जनन कर सकती है, जीवित रह सकती है। ऐसी संरचना कहलाती है। इसको कहेंगे सेल की परिभाषा, वास्तविक परिभाषा यही। वैसे कह लेते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑफ यूनिट, जीवन की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। परंतु वास्तविक परिभाषा जो उन्होंने बताए, यह सबसे पहले लुई एंड सिकविट्ज ने दी,
ध्यान रखेंगे, इन टर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह नीट नर्सिंग के प्रश्न निकलते रहेंगे, नोट करने की जरूरत है। कोशिका का इतिहास जो है, जब देखा जाए हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड, तो कोशिका का इतिहास माइक्रोस्कोप के आविष्कार से जुड़ा हुआ। जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तब कोशिका के बारे में पता चला। सबसे पहले जेन्सन नाम का साइंटिस्ट है, जेन्सन ये वैज्ञानिक है। तो जेन्सन ने, ध्यान रखेंगे, लगभग ये 1590 लगभग, ध्यान रखेंगे 1590, क्योंकि 1665 में तो कोशिका की खोज हुई। तो 1590 में सबसे पहले जेन्सन ने ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले बनाया जेन्सन। यहाँ से स्टार्ट होता है कोशिका का इतिहास। लेकिन इसके बाद रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक ने, ध्यान रखना, सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज, सबसे पहला साइंटिस्ट है। और इसने कोशिका को कहां से देखा था? कॉर्क, कॉर्क, मार्क जिसको बोलते हो, छाल। आज भी होम्योपैथिक दवाइयों में उसके शीशियों के ढक्कन जो है मार्क लगा, छाल लगी रहती है, कोरस होती है काफी। और कमर्शियल कह लीजिए जो पर्पस से कार्क, व्यापारिक महत्व की जो कार्क होती है, वो होती है एक पौधे से प्राप्त होती है जिसका नाम है क्वर्कस सुबेर। क्वर्कस सुबेर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कार्क के, ध्यान रखना, कार्क कैसा होता है? मृत होता है, मृत भाग है, उसका उन्होंने सेक्शन काटा और सेक्शन काट करके ये स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, इन्होंने भी लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी। उसके बाद प्रकाश की व्यवस्था जिसमें की गई थी, कैंडल जलता रहता था, उसमें उन्होंने कार्क के टुकड़े का अध्ययन किया। और जब कार्क के टुकड़े का अध्ययन किया तो वहां पर उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के आकार की, इस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते के आकार की अनेकों कोठरियां दिखाई, ऐसी कोठरियां दिखाई, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की ऐसी कोठरियां दिखाई, जिसके लिए उन्होंने वास्तव में शब्द दिया था, ध्यान रखिए, लैटिन का शब्द है सेलुला। सेल मतलब ये इसका है सेल, सेला कहा, कहीं पर सेला आएगा, सेलुला, सेल, सेला मतलब होता है ये स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे रूम कह सकते हैं, हॉलो स्पेस, खाली जगह, क्योंकि मृत था, केवल सेलवाल भर थी, बाकी भाग तो थे नहीं उसमें, केवल सेलवाल भर बची हुई थी, हेड भाग कार्क बेड है। तो इस तरीके से सेल का आविष्कार हुआ। कोई अगर कहे कि सेलवाल की खोज किसने की थी, तो भी आपके दिमाग में रहना चाहिए सबसे पहले सेलवाल ही देखा था रॉबर्ट हुक ने, इसलिए ये भी आप ध्यान रखना, सेलवाल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने ही, ये भी याद रखना। तो इस तरीके से ये कोशिका की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। और इन्होंने इसको डिफिनेशन इसकी दी, क्या कहा? कोशिका जीवन की इकाई है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है जी, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोशिका जीवन की इकाई है, ऐसा इन्होंने इसको डिफाइन किया था। और इनकी एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, इस किताब में इन्होंने कोशिका के बारे में
विस्तृत वर्णन किया, कोशिका के बारे में जानकारी थी। यह भी ध्यान रखना, माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इन्होंने इसका अध्ययन किया, परंतु ये जीवित कोशिका का अध्ययन नहीं कर पाए। ध्यान देना, प्रश्न आता है कभी कभी, जीवित कोशिका को देखने वाला फर्स्ट साइंटिस्ट कौन है? तो सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था किसने? एंटी वान ल्यूवेनहॉक ने। सबसे पहले किसने देखा था? एंटी वान ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ल्यूवेनहॉक पहला वैज्ञानिक है। ल्यूवेनहॉक HOOK हॉक, ल्यूवेनहॉक ये पहला साइंटिस्ट है, ध्यान रखेंगे। ल्यूवेनहॉक जिसने हॉक, ल्यूवेनहॉक पूरा नाम है एंटी वान ल्यूवेनहॉक। इसने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की, बैक्टीरिया को देखा, बैक्टीरिया को देखा, सूक्ष्म जीवों को। ये स्कम टीथ, दांत की जो मैल है इसको निकाल करके इसने अपने द्वारा ही बनाई, इसकी भी माइक्रोस्कोप थी, उसके नीचे रख के देखा था। इसमें बहुत ही सूक्ष्म कृमि जैसे जीव चलते हुए दिखाई दिए। इनको इसने सबसे पहले देखा था और इनको कह लीजिए कि बैक्टीरिया नाम तो नहीं दिया था, क्योंकि बाद में सूक्ष्म जीव के रूप में इनको किया था, मॉलिक्यूल्स कहा था। और ल्यूवेनहॉक पहला साइंटिस्ट है, कह लीजिए, जिसने कि जीवित कोशिका को देखा। इसके बाद अध्ययन का सिलसिला जारी हुआ। रॉबर्ट ब्राउन आए, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने आर्किड के पौधे का अध्ययन किया। आर्किड जो देखते होंगे ऊपर ही रोही है, एपीफाइट्स है, बहुत ढेर सारे पौधों के ऊपर उड़ता है, तो आर्किड है, और उसके बारे में कभी चर्चा होगी। उसमें उसके रूट की जो एपिडर्मल सेल्स है, उनमें सबसे पहले इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, न्यूक्लियस केंद्रक, इसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले खोजा। और आगे अध्ययन शुरू हुआ। डुजार्डिन डुजार्डिन ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले कह लीजिए कि केंद्रक के बाहर जो द्रव्य है और अंदर भी रहता है उसके द्रव्य, जिसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो, जीव द्रव्य, उसकी सबसे पहले खोजा था। प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, बहुत आता है, ध्यान देना। प्रोटोप्लाज्म खोजा, और प्रोटोप्लाज्म को खोजा, उसको इन्होंने क्या कहा था? प्रोटोप्लाज्म नहीं कहा, उसको इन्होंने सारकोड कहा। सारकोड, सारकोड सबसे पहले दिया था डुजार्डिन। फिर आए पुरकिंजे ने सबसे पहले इस जो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, इसको प्रोटोप्लाज्म, जिसको कह रहे हैं सारकोड, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, ये नॉमेनक्लेचर किया, नाम दिया। इसके बाद और आगे इतिहास बढ़ा। मेसर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की, MIECHER, मिसर, MEES लगा लेना, CHER, मिसर जो भी कहो, मिसर ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड नाभिकीय अम्ल, इसकी खोज की, यानी न्यूक्लिक एसिड में DNA और RNA, इनकी खोज की। इसके बाद अगले साइंटिस्ट जो आए, MJ
एम जे स्लीडन, एम जे स्लीडन एम जे स्लीडन, इन्होंने पौधों की कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया। बताया कि प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल होती है, अंदर न्यूक्लियस होता है, उनके संदर्भ में बहुत ढेर सारी जानकारी दी। उसके बाद टी स्वान आए, स्लीडन और स्वान की थ्योरी है, तो टी स्वान इसके बाद आए। टी स्वान ये जूलॉजिस्ट है, ये बॉटनिस्ट है। ये बॉटनिस्ट, स्लीडन कौन है? बॉटनिस्ट। स्वान क्या है? जूलॉजिस्ट। इन्होंने जंतु कोशिकाओं के बारे में जानकारी दी, बताया उनमें सेल वॉल नहीं होती है, अंदर न्यूक्लियस होता है, संरचनाओं के बारे में बेहद जानकारी दी। ये सारी बातें इन लोगों के द्वारा दी गई। स्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम की खोज की, डब्ल्यू वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द दिया, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान रखेंगे बायोप्लास्ट नाम दिया था, बेंडा ने उसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, कोलकर ने उसको देखा था। लंबी हिस्ट्री है, अध्ययन करते चलेंगे, आगे वो करेंगे, नहीं तो हम लोग इसी में फंसे रह जाएंगे। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बहुत ढेर सारे प्रश्न इसी से आते हैं। वास्तव में एग्जाम में ये चीज़ें आपके बहुत कम आएंगी, कभी कभी पूछ देता है ज़्यादातर एग्जाम में, जीवित कोशिका को देखने वाला कौन था, कोशिका की खोज किसने की, सेल वॉल की खोज किसने की, ये सब पूछ देता है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की बात है उसको ध्यान रखना। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ये सारी बातें भी ध्यान रखने की होंगी। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, PPLO, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं इसको, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका अब तक ज्ञात है, PPLO, इसको माइकोप्लाज्मा कहेंगे, वो है, इसकी स्पीशीज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इससे छोटी कोई कोशिका नहीं है, याद रखना। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ऑस्ट्रिच एग। लंबी कोशिका कौन है? नर्व सेल्स। ऑस्ट्रिच एग है शुतुरमुर्ग का अंडा, एक कोशिका है, वो सबसे बड़ी कोशिका है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, उनको ध्यान रखेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो स्लीडन और स्वान ने कह लीजिए कि सेल थ्योरी दी, इनके बारे में बातें बताई। तो स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी, अभी नाम आया था सेल थ्योरी, थोड़ा सा इसको भी ध्यान दे लें। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? अभी आया था स्लीडन एवं स्वान, अभी हमने लिखा था कुछ देर पहले, आपने ध्यान दिया था। स्लीडन और स्वान, एम जे स्लीडन और टी स्वान, इन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया और इनके सिद्धांत को लगभग सभी साइंटिस्टों ने उस समय माना। हालांकि ये कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि बहुत पूर्व में कही गई बातें हैं जिनको इकट्ठा किया गया, जो पूर्व में बातें कही गई थी। क्या कोशिका सिद्धांत में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है जो आई? पहली बात आई थी, ध्यान रखेंगे, कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। लिखेंगे नहीं, पूर्व में आई है, ध्यान देंगे, सुन लें। कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की बात कर ली गई, न्यूक्लियस। ये पहले में कोशिका स्ट्रक्चरल कह लीजिए, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल
यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ लाइफ ये कहा गया था सेल के बारे में। दूसरी बात न्यूक्लियस, कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये बात आ गई, तो रॉबर्ट हुक ने ही खोजा था तो उसी समय कह दिया था। तीसरी बात, कोशिकाओं में विभाजन होता है, विभाजित होती है। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, नई कोशिकाएं जो बनती है, जब पुरानी कोशिकाएं विभाजित होती है तो बनती है। यानी ये बात तो पूर्व में ही आई थी, रोडल्फ विर्चो ने, मैंने वहाँ बताया नहीं था, रोडल्फ विर्चो ने कहा था ओमिनिस सेलुला ए सेलुला, यानी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, पहले की जो कोशिकाएं हैं उनसे बनती है। ये बात पहले ही आ गई थी, नगेली ने भी कहा था, सी नगेली, यही बात है। तो सेल डिवीजन की बात कर ले, कोशिकाओं में विभाजन होता है, नई कोशिकाएं जो बनती है वो पुरानी कोशिकाओं से बनती है। चौथी बात अगर करें तो महत्वपूर्ण बात कि इनमें न्यूक्लिक एसिड यानी नाभिकीय अम्ल पाया जाता है, तो ये भी बात तो आई है, केंद्रक के अंदर नाभिकीय अम्ल होता है, तो ये भी उसकी भी बात की गई इसमें। इसके अलावा कोशिकाएं, ध्यान रखेंगे, कोशिकाओं में गुणन होता है, यानी प्रजनन होता है, वही बात है सेल डिवीजन की बात है, गुणन करती हैं, प्रजनन करती हैं। तो ये सारी बातें इकट्ठा करके इन लोगों ने दे दी, दोनों ने, इसको सेल थ्योरी कहा गया। इसके बहुत ढेर सारे देखेंगे एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। अपवाद रूप में अगर देखें तो कोशिका कहा गया जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है, एक कोश की हो या बहु कोश की। वायरस कोई कोश की रचना नहीं है, वायरस में केवल प्रोटीन की खोल होती है और न्यूक्लिक एसिड होता है, चाहे डीएनए हो या आरएनए। प्लांट वायरस है तो आरएनए और जंतु वायरस है तो डीएनए, ये भी ध्यान रखे रहना। तो इस तरीके से वायरस कोई कोश की रचना नहीं है। दूसरी बात, प्रत्येक कोशिका में न्यूक्लियस की बात किया, न्यूक्लियस पाई जाती है, बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हैं जहाँ न्यूक्लियस नहीं होता। मानव की, स्तनधारियों की कह लीजिए, मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ऊंट और लामा को छोड़कर, ये भी एक नीट का प्रश्न है, पूछ देता है, ऊंट और लामा को छोड़कर स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ऊंट लामा में पाए जाते हैं। अपवाद ये ध्यान रखना। बहुत ढेर सारे और जीव हैं, जैसे आप म्यूकर को देख लीजिए, आप राइजोपस को देख लीजिए, इनकी जो कोशिकीय रचना होती है सिनोसिटिक होती है, उसके अंदर कोई सेल का वो नहीं दिखता है, बहुत ढेर सारे न्यूक्लियाई दिखते हैं। बाउचेरिया को देख लीजिए, एल्गी है, उसमें बहुत ढेर सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, सिनोसिटिक रचना होती है। पैरामीशियम को देख लीजिए आप, ज़्यादा जल्दी याद आ जाएगा आपको। पैरामीशियम में देखे होंगे, उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस मैक्रो और एक माइक्रो होता है, ध्यान में आ गया होगा पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में इस तरीके की बात कर सकते हैं कि उसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो ये न्यूक्लियाई है, दोनों न्यूक्लियस है, ये मैक्रो है और ये माइक्रो है, छोटा वाला माइक्रो है, बड़ा वाला मैक्रो है। वो ऊपर बड़ा वाला मैक्रो जो होता है, मैक्रो, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट कराता है, वह प्रतिक्रियाओं को। छोटा वाला माइक्रो जो होता है ये रिप्रोडक्शन करता है। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। फिर कहे सेल डिवीजन की बात कर लिए, बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स कभी विभाजित ही नहीं होती है, विभाजन नहीं होता। इसी तरीके से ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अपवाद भी हो गए। अब हम लोग देखेंगे सेल की जो ये लिख ले जाएंगे, आता है कभी कभी सेल थ्योरी, उसको आपको बताना है, समझाना। अब देखेंगे हम लोग इसमें, इसको भी मिटा दे रहे हैं, जो कोशिका होती है वास्तव में सेल, अगर इसको देखा जाए, आज हम लोग पढ़ेंगे उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। कोशिका में मुख्यतः अगर केंद्रक के संगठन, उसके डेवलपमेंट, न्यूक्लियस की, उसके बेस पर हम अगर सेल की संरचना का अध्ययन करें तो सेल्स दो प्रकार की होती है।
एक होती है, ध्यान रखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। इसको जानना बहुत जरूरी है। आज यहाँ तक हम लोग लेंगे, इसको भली बात समझ लेंगे पहले। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, मैंने ऐसा लिया कि दोनों को हम कंपैरेटिव भी बता सकें, इसलिए इसको ध्यान में आपको रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो माने होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव, और कैरियन शब्द है, कैरियोटिक यानी कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मुख्य जो नाम आए हैं इस आधार पर, प्रो माने प्रिमिटिव, प्राचीन, न्यूक्लियस, कैरियन माने न्यूक्लियस। ऐसा केंद्रक, ध्यान रखिएगा, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर एब्सेंट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इसके लिए टर्म ले सकते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा यहाँ। ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता। तो ये पूर्ण विकसित केंद्रक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड, जैसे यहाँ पर है यूकैरियोटिक, यू माने होता है ट्रू, सत्य, वेल कह सकते हैं, और कैरियन, कैरियोटिक, कैरियन न्यूक्लियस, सत्य न्यूक्लियस, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, पूर्ण विकसित केंद्रक, ऐसी कोशिका कहलाएगी यूकैरियोट। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब देखिए, समझिए, यहाँ आपके दिमाग में आ जाए, जिसमें ऐसा केंद्रक जिसमें सबसे बाहर, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ छोटा सा, जिसमें सबसे बाहर ये होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ध्यान देना, बोल रहे हैं, दिख न रहा होगा तो यहाँ से ध्यान दें, मैं बोल दे रहा हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा है, सबसे बाहर केंद्रक झिल्ली होगी। इसके अंदर चलेंगे तो एक यहाँ डेंस बॉडी न्यूक्लियोलस होगा, ये रचना न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका। इसके अलावा इसमें क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन नेट, जो टूटकर बाद में क्रोमोसोम बनाते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड या नेट, जो भी लिख लीजिए, क्रोमैटिन नेट, यही क्रोमोसोम बनाएंगे बाद में टूटकर। और क्या होगा इसके अंदर, ये अंदर भरा होगा जो द्रव्य, ये कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। ये सारी रचनाएं जब मिल जाती हैं तब इसके लिए शब्द, आप पूरी की पूरी रचना, तब ये कहलाता है न्यूक्लियस। ये पूरी रचनाएं मिलती हैं तो ये केंद्रक कहलाता है। ऐसा, अब इसको कोशिका का रूप देना है तो आप दे दीजिए, एक चाहे प्लांट सेल का रूप देना है, ये ऐसे खींच लीजिए, और ये ऐसे खींचिए, और यहाँ मिला दीजिए, ये एक पादप कोशिका आपकी बन करके तैयार होगी। ये तो ये बीबीडी ले मिला, सेलवाल है, सबसे बाहर सेलवाल होती है, तो ये पादप कोशिका चूंकि हमने लिया, दल कोशिका भी ले सकते थे, तो ये सबसे बाहर उसमें सेलवाल है, सेलवाल होगी, सेलुलोज की बनी होगी, प्लांट सेल है। इसके नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी, प्लाज्मा लेमा कहलाएगी, जो भी आपको कहना हो कह सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली है। ऐसी कोशिका, अब देखते चलें,
दोनों में तुलनात्मक ही हम बताने का प्रयास करेंगे आपको, ताकि याद हो जाए, कभी जीवन में भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, यानी ऐसी कोशिका है कह सकते हैं जैसे एक बैक्टीरिया की कोशिका अगर जब बनाएं एक ये बैक्टीरियल सेल होगी, इसमें भी सबसे बाहर की ओर ध्यान रखेंगे सेल वॉल होगी ये, बट दोनों की सेल वॉल में काफी अंतर होगा। ये थिन है, पतली है, वो थिक है, मोटी है। ये सेल वॉल जो इसकी बनी हुई है ध्यान रखेंगे, ये सेलुलोज की नहीं बनी है। इसकी जो सेल वॉल बनेगी, ये ध्यान देना, इसकी सेल वॉल ये म्यूकोपेप्टाइड की, पेप्टाइडोग्लाइकान की कह सकते हैं, पॉलीसेकेराइड की बनती है। उसके लिए म्यूकोपेप्टाइड शब्द प्रयोग कर लेते हैं। इसकी बनी है सेल वॉल। इसमें भी नीचे सेल मेम्ब्रेन होगी, इसके ठीक नीचे ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल मेम्ब्रेन बीच बीच में ध्यान रखना, ये कहीं कहीं पर फोल्डिंग हो जाती है इसमें काफ़ी, क्योंकि रेस्पायरेशन का भी कार्य करना है। जैसे यहाँ बीच में मान लीजिए कि ये फोल्डिंग कर ली, अब ये फोल्डिंग कर लेती है, जिसको बोलते हैं मीसोसोम। ये रचना कहलाती है MESOSOME, मीसोसोम। और ये झिल्ली क्या थी, ये झिल्ली को क्या बोले आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। काफी अंतर हो गया, ध्यान देना। मेन तो अंतर जो हम लोगों ने केंद्रक को लेकर किया, यहाँ केंद्रक डेवलप पूरी तरह से नहीं है, ओनली डीएनए का बना हुआ एक सर्कुलर न्यूक्लियस, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहना ठीक नहीं समझेंगे। ये सिंगल ध्यान रखेंगे क्रोमोसोम कह सकते हैं, ये कहलाएगा, ध्यान रखिए। इसको न्यूक्लियस लिखना न्यूक्लियस का अपमान होगा, न्यूक्लियस नहीं लिखेंगे, इसको न्यूक्लियोसोम कर सकते हैं, न्यूक्लियोसोम, क्योंकि ये वेल डेवलप नहीं है। यही है इंसिपिएंट न्यूक्लियस जो कहें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब क्या है, एब्सेंट है यहाँ पर। ओनली डीएनए का बना हुआ, किसका बना हुआ है, ये डीएनए की बनी हुई देख रहे एक रचना है, केवल डीएनए की बनी हुई है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है। वहाँ पर डीएनए के साथ क्या रहता है, जो क्रोमोसोम बनता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। बहुत ढेर सारे क्रोमोसोम हो सकते हैं, यहाँ सिंगल ही बात करेंगे क्रोमोसोम्स की, एक ही न्यूक्लियोसोम। इसके लिए एक शब्द और मैं लिख दे रहा हूँ, जीनोफोर कह सकते हैं, जीनोफोर, जीनोफोर शब्द प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसलिए इसको भी याद रखना, जीनोफोर भी बोल सकते हैं। जीन को धारण करने वाला, फोर माने धारण करने वाला, टू बियरर, जीन को धारण कर, इसमें जो भी जीन। तो ये डिफरेंस हो रहा है, ध्यान रखेंगे। काफी देखते रहे कि अंतर आता जा रहा है दोनों में। यहाँ पर दोहरी झिल्ली वाले डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर है, एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट, ऐसा समझ लें, ये लिख दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी रचना रहती है इस तरीके से, एक तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ये कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ भी दिखा ले, इधर चारों तरफ लगी रहेगी वो, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ ध्यान रखेंगे। यहाँ भी दिखा सकते हैं, ये लगी हुई है रचना इस तरीके से। ये ER है, ER मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये व्यवस्थित हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर
यहाँ है राइबोसोम। राइबोसोम, यहाँ जो राइबोसोम होते हैं 80S के होते हैं, 80S प्रकार के राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 80S में 60 की एक यूनिट और दूसरी छोटी यूनिट 40 की होती है। पढ़ाते समय बताएंगे आगे, अभी इतना ध्यान रखें। यहाँ पर जो राइबोसोम अगर पाए जाएंगे, मान लीजिए राइबोसोम है, मान लीजिए ये, तो राइबोसोम यहाँ के राइबोसोम होंगे यहाँ के 70S के, 70S प्रकार के होंगे। और यहाँ ये साइटोप्लाज्म है, और ये राइबोसोम्स इसके साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड बिखरे होंगे। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यहाँ एक रचना और पाई जाती है बीच बीच में, कह लीजिए कि DNA के बने हुए कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मटेरियल है, जिनके लिए प्लाज्मिड शब्द प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी, वो पाए जाते हैं। ये भी DNA के बने होते हैं, मेन क्रोमोसोम से छोटे होते हैं। ये प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ध्यान देना, प्लास्टिड नहीं, प्लाज्मिड। प्लास्टिड ये है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, पिगमेंट बियरिंग ऑर्गेनेल्स, दीज आर प्लाज्म, उनके लिए हम प्लास्टिड शब्द प्रयोग करते हैं। ये प्लाज्मिड है, DNA का बना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान रखें, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मटेरियल जो भी है। तो ये है, इनमें अगर ये पाए जाएंगे, मान लीजिए फ्लैजिला मूवमेंट करने के लिए, इनमें ये अगर फ्लैजिला रहेंगे तो इन फ्लैजिला में 9+2 की व्यवस्था नहीं होगी। वहाँ पर अगर फ्लैजिला पाए जाते, जैसे यूग्लिना बना लेते, फ्लैजिला पाए जाते तो 9+2 की व्यवस्था होती है। इन कोशिकाओं में गाल्जी बॉडीज हो सकता है, पाया जाएगा, वहाँ नहीं होगा गाल्जी कॉम्प्लेक्स। जंतु कोशिका होती तो सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स पाए जाते, यहाँ पर नहीं होंगे। सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट। तो बहुत ढेर सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि एक जो प्रोकैरियोटिक सेल है और जो एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें बहुत अंतर आएंगे, बहुत ढेर सारी बातें आएंगी, आपको याद रहनी चाहिए क्या अंतर की दृष्टिकोण से है और क्या समझना है, दोनों बातें क्लियर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार पुनः आपका पूरा रिवीजन हो जाए। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक कोर विकसित नहीं होता है, जिनका केंद्रक कह लीजिए इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ऐसी कोशिका कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इनमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, गाल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट, इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट, लाइसोसोम एब्सेंट, ये सब नहीं पाए जाते। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे यहाँ है, यहाँ नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहाँ सेल मेम्ब्रेन कर देगी। ये मीसोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के समजात है, जैसा उसका काम है वैसे ये करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण, सेल वॉल दोनों में काफ़ी अंतर है। उसकी सेलुलोज की बनी है, थिक वॉल काफ़ी मोटी है, यहाँ सेल वॉल जो है उसकी तुलना में पतली है। और ये किसकी बनी है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी है, पॉलीसेकेराइड और कह लीजिए ग्लाइको प्रोटीन्स इनकी बनी हुई है, तो इसको म्यूकोपेप्टाइड कह लेते हैं। इसके अलावा इसमें बताया गया है आपको कि राइबोसोम्स जो हैं ये 70 प्रकार के होते हैं। DNA का बना ही केवल इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ये सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना। और क्या, ये फ्लैजिला जो होता है इनमें पाए जाते हैं, जो इनमें 9+2 की व्यवस्था नहीं होती, एब्सेंट होती है। यहाँ पर 0+2 की व्यवस्था होती है, 0+2, यानी अगर इसका सेक्शन काटे हैं तो अंदर देखेंगे तो दो सेंटर में फाइब्रिल होंगे, तंतु होंगे, और बाहर की ओर नहीं होंगे, सेंटर में दो होंगे, इसलिए 0+2।
इनमें अगर यूग्लिना जैसे होता, मान लीजिए यूग्लिना, ये कोशिकी प्रोटोजोवन है, ये इसकी में वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोट है, तो यहाँ फ्लैजिला लगा रहता है। अगर इसके फ्लैजिला की काट काट के देखें तो वहाँ पर 2 सेंटर में फाइब्रिल लगे होंगे, ये तंतु, और 9 जो लगे होंगे ऐसे परिध की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ऐसे 9 बाहर की ओर। तो 9 ये बाहर की, इसलिए इसको बोलते हैं, इनमें जो पाया जाएगा यूकैरियोट में 9+2 की व्यवस्था होगी, जो सीलिया फ्लैजिला होंगे, बट यहाँ पर 0+2 की व्यवस्था होगी, याद रखना है। यहाँ पर उसका जब डिवाइड होगी, विभाजित होगी, तो वनली ध्यान रखना, यहाँ पर असूत्री विभाजन होगा। असूत्री विभाजन से जनरली ज्यादातर जो है कोशिकाएं विभाजित होती हैं, कहीं कहीं पर ये माने क्रोमोसोम तो का वो तो होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री और अर्धसूत्री रीति से कोशिकाएं जो होती है वो डिवाइड होती हैं, विभाजित होती हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। और अब देखा जाए तो इनमें बहुत ढेर सारे और भी अंतर हैं, पर आपके लिए आपके हिसाब से पर्याप्त है, इनको सबको अंतर स्वरूप आपको लिखना है। यहाँ पर प्रोकैरियोट में कुछ उदाहरण है, मैं लिख दे रहा हूँ, जो कोशिकाएं हैं उनको आप याद रखिएगा। प्रोकैरियोट में एग्जाम्पल में किसको याद रखें आप, एक तो बैक्टीरिया को रखें, बैक्टीरिया, दूसरा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, तीसरा आप ध्यान रखें इसी में ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरी शैवालें, यही है साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो भी कर ले, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया को भी इंक्लूड कर लेंगे, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटस, और भी हैं, ध्यान रखेंगे, एक्टिनोमाइसीट्स, ये इतने को अगर याद कर ले आप, शेष जो बचते हैं सब यूकैरियोट से, केवल इतने को याद कर ले। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्टिनोमाइसीटस और आर्की बैक्टीरिया को जोड़ लेना, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और एक्टिनोमाइसीटस, दीज आर प्रोकैरियोट्स। इनको अब छोड़ दीजिए तो बाकी जितने बचते हैं जंतु पौधे चाहे जो भी हैं सब यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं, सब वेल डेवलप हैं, उनके न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित है। तो उम्मीद करते हैं कि और लंबा न हो, आपका ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कहीं आपको प्रॉब्लम होगी तो हमसे कांटेक्ट करें। ये फर्स्ट साइटोलॉजी का कोशिका विज्ञान का ये पहला जो है लेक्चर है। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक, ध्यान देना, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी में क्या करते हैं? कोशिका की संरचना, उसके कार्यों, कोशिकांगों, इनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। वो शाखा जीव विज्ञान की कहलाती है साइटोलॉजी। कोशिका की संरचना, कोशिका के प्रकार, कोशिका के कोशिकांग, उसका संगठन, इन सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? ल्यूमेनहॉक। तो इनको ध्यान में रखना और इसका बढ़िया नोट्स बनाना, लिखना। कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे तो मुझसे कांटेक्ट करना। और नेक्स्ट ताकि वीडियो आपके लिए अगला जो ले आए तो प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस और उनकी स्ट्रक्चर, टोटिपोटेंसी, इसमें जो बचा हुआ भाग है वो सारी चीज़ें अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर दे सकें। धन्यवाद।